हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना एसए का सेशन है जिसमें आज हम लोग कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता जो अपना एसए का टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है अभी हमारे चैनल को। और आप इसलिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी में ये सारे कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। तो आप प्लीज चैनल को जितना हो सके हेल्प कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला, जैसा कि मैंने हर एक बार आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एसेज को। और मेरा जो सिंपल एक लॉजिक है एसे लिखने का, वो इस टाइप से है कि हम लोग एसेज को 3 भाग में बांट लेते हैं। पहला में इंट्रोडक्शन दे देते हैं, दूसरे वाले में बॉडीज आ जाते हैं और तीसरे वाले में हम लोग इसके कंक्लूजन पे आते हैं। और बॉडीज को फिर हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। इसको 2 भाग में बांटते हैं और फिर क्या करते हैं कि दो दो वाले भागों में, पहले वाले भाग में क्या करते हैं कि 2 पैराग्राफ में इसकी हिस्ट्री को और 3 पैराग्राफ में करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर देते हैं। सिंपल लॉजिक है। इसके सिवा आप करंट अफेयर्स वाले टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा छोड़ दिए जाते हैं। आप जितना हो सके इसमें अपने करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक है ये अच्छे मार्क्स गेन करने का। तो आते हैं अपने फिर से इंट्रोडक्शन की तरफ। तो भाई, कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या है या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, यूसीसी का मतलब होता क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे सिविल से आपका क्लियर हो जाता है कि ये जो मैटर आएगा वो सिविल मामले में ही आएगा। क्योंकि अगर आप क्राइम वाले मामले में जाते हैं, ठीक है, वहां पे अगर आप जाते हैं तो वहां सारे लोगों के लिए इक्वल दंड संहिता है। ठीक है, सारे लोगों के लिए दंड जो दिया जाएगा, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, वो इक्वल दिया जाएगा। लेकिन सिविल मामले में चेंज है। सिविल मामले में हर एक जात के लिए, हर एक जाति के लिए, मीन्स जाति नहीं, हर एक धर्म के लिए, आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे जाति वर्ड यूज करना गलत है, धर्म के लिए अलग अलग जो है कि सिविल में कानून व्यवस्था लगाया गया हुआ है। तो इसी कारण से कॉमन सिविल कोड का मांग किया गया। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कॉमन सिविल कोड है क्या। तो समान नागरिक संहिता का तात्पर्य प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून व्यवस्था को कानून व्यवस्था से है, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति से हो। क्लियर हो गया यहाँ पे कि सिविल मामले में जब हर एक लोगों के लिए एक समान कानून व्यवस्था रहेगा तो हम उसको बोलेंगे कि कॉमन सिविल कोड है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसमें धर्म की बात आ जाती है और जाति की बात आ जाती है। ठीक है, तो धर्म जो है वो बहुत सारे हैं अपने यहाँ, तो उसमें जातियां भी है, तो सारे के लिए अलग अलग व्यवस्था है अभी यहाँ पे। ये जो अपना सिविल मामला होता है उसमें, क्योंकि जो अभी अगर वर्तमान समय में आप देखिएगा तो हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई जो है सारे लोगों के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। ठीक है, अब अगर कोई हिंदू होगा तो उसमें अगर तलाक होगा तो उसका एक जो है उसका एक अलग सिस्टम होगा। और मुस्लिम अगर होगा उसमें तलाक अगर होता है तो उसका उसका अलग तरीके से उसके तलाक को सॉल्व किया जाएगा कोर्ट में। तो ये चीज क्लियर है यहाँ पे। वैसे इसके लिए ट्रिपल तलाक वाला जो मैटर आया हुआ था उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन ये चीज यहाँ पे क्लियर है। सिविल मामले में जो उनका नियम सब है हर एक लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे अगर आप देख लीजिएगा कि अगर आप देखिएगा तो मुस्लिम, ईसाई और पारसी जो होते हैं उनका एक अपना पर्सनल लॉ है। ठीक है, अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है। आप बहुत इस बार राम मंदिर वाले मामले में आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बात आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, तो वो यही बोर्ड है जो पर्सनल लॉ बोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मुस्लिम, ईसाई और पारसी 3 लोगों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है और हिंदू के लिए जो है वो सिविल लॉ है। ठीक है, हिंदू सिविल लॉ एक अलग है जिसमें जैन, बौद्ध और हिंदू आते हैं। तो ये दोनों आदमी का अलग अलग है। अब मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है और हिंदू के लिए, जैन के लिए और बौद्ध के लिए हिंदू लॉ है। ठीक है, हिंदू लॉ, हिंदू सिविल संहिता है। तो ये तीनों चीज यहाँ पे क्लियर है। लेकिन इनके जो सिविल मामले में दंड देने का अधिकार है वो अलग अलग तरीके से है। जैसे अगर मुस्लिम में संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसके पिता का अधिकार होता है वहां पे, लेकिन हिंदू में भी पिता का अधिकार है, लेकिन पिता के रहते हुए पुत्र जमीन बेच सकता है, लेकिन मुस्लिम में ये चीज नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सारे कॉमन फैक्ट है जिसको हम लोग क्लियर करेंगे अभी। बॉडीज के ऊपर आते हैं, तो अगर देखेंगे कि कॉमन सिविल कोड का अभी क्यों मांग हो रहा है, इसलिए मांग हो रहा है कि कॉमन सिविल कोड जो है, जो आपका समान नागरिक संहिता है, ठीक है, वो क्या होता है कॉमन सिविल कोड। ये अनुच्छेद 44 में, जब डीपीएसपी वाले हम लोग पॉलिटी में चैप्टर कवर कर रहे थे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति
निर्देशक तत्व, इस वाले चैप्टर को जब हम लोग क्लियर कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन सिविल कोड के बारे में पढ़ा था। तो ये कॉमन सिविल कोड जो है वो वही डीपीएसपी का मैटर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, और ये जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए आज तक इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी का जो भी मैटर होता है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है फंडामेंटल राइट की तरह, इसलिए आज तक जो आपका कॉमन सिविल कोड का मैटर है वो फंसा हुआ है। तो जो डीपीएसपी है उसी के आर्टिकल 44 में ये चीज मेंशन किया गया हुआ है कि कॉमन सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, आर्टिकल 44 में। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा इसका जो है कि पुरजोर कोशिश किया जा रहा है कि कैसे भी कॉमन सिविल कोड को लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको लागू करने में दिक्कतें क्या क्या है ये भी देखना जरूरी है। तो कॉमन सिविल कोड जो है, एक और इसको अगर आप देखिएगा तो एक और अल्पसंख्यक इसका विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर बहुसंख्यक इसकी डिमांड करते हैं। अल्पसंख्यक कौन है? तो अल्पसंख्यक में ज्यादातर मुस्लिम, ठीक है, ज्यादातर मुस्लिम ये समझते हैं कि ये हमारा जो राइट टू रिलीजन है इसमें इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का। लेकिन बहुसंख्यक इसकी डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उसके कारण बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको अभी कवर करने वाले हैं। लेकिन एक तरफ आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक विरोधी है ये, और दूसरी तरफ बहुसंख्यक का डिमांड है जो कॉमन सिविल कोड है वो। क्योंकि अल्पसंख्यक जो है वो ऐसा मानते हैं कि उनका जो धर्म है, ठीक है, वो 1400 साल पुराना है, और आर्टिकल 25 के थ्रू अगर कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाता है तो उनके राइट टू रिलीजन में इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, इसीलिए ये अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए एक विरोधी है ये अल्पसंख्यकों के लिए। और अगर हम मान लेते हैं कि इसके बहुसंख्यक इसके क्यों समर्थन करते हैं, तो बहुसंख्यक ऐसा समझते हैं कि आर्टिकल 14 जो है कानून के समक्ष समानता 15 बोलता है कि जाति के आधार पर भेद नहीं होगा, ठीक है, और 21 बोलता है कि जीवन और निजता का अधिकार होगा। तो इसको लेकर के बहुसंख्यक इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि 14 साल पुराना किसी का रिलीजन हो या 500 साल पुराना रिलीजन हो, उसको कभी भी कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया जाएगा आर्टिकल 14 के थ्रू। लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं होता है, मुस्लिम औरतों को ट्रिपल तलाक झेलना पड़ता था, जो अभी चेंज किया गया गवर्नमेंट के तरफ से। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे रीजन है जो उनके कानून के समक्ष समानता को इक्वल नहीं करता है, जैसे आपका संपत्ति का बंटवारा हो गया, यह मुस्लिम में अलग है, हिंदू में अलग है। ये चीज क्लियर हो जाता है। यहाँ पे धर्म के आधार पर विभेद किया जाता है उनसे, धर्म के आधार पर इस तरह से विभेद किया जाता है कि मुस्लिम औरतें जो है वो आपके नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकती है, ठीक है, नमाज पढ़ने के लिए वो नहीं जा सकती है मस्जिद में, ठीक है, ये नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जा सकती है। तो इस तरीके से उनके साथ विभेद किया जाता है। और आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार से उनका उल्लंघन होता है, जैसे वो अपना फेस नहीं दिखा सकती है, उनको बहुत सारे हिजाब वगैरह टाइप के कुछ पहनने होते हैं, तो इस पे भी जो है वो प्रॉब्लम आता है। तो ये तीनों को लेकर के बहुसंख्यक इसके ऊपर डिमांड करते हैं कि भाई कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक बहुत सिंपल भाषा में इसको लिखा जा रहा है, मतलब मिनिमम आपको इतना वर्ड लिखना है, मतलब कि न्यूनतम अगर आप इतना चीज लिखते हैं एसेज में तो ये बेसिक है। इसके सिवा आप जितना करंट अफेयर्स इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास केवल 300 वर्ड में इस बात को लिखना है। 300 वर्ड में केवल सिलेक्टेड वर्ड ही यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर के बातें अगर करेंगे तो 300 क्या वो 1500 वर्ड में होगा, लेकिन जो सिलेक्टेड वर्ड है केवल उसी को यहाँ पर ऐड किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर कॉमन सिविल कोड की बात करें तो इसके लागू नहीं होने तक महिलाओं के ऊपर भयंकर शोषण होता है। जैसे आपका 3 तलाक समझ लीजिए, मंदिर में प्रवेश समझ लीजिए, ठीक है, या शादी विवाह से लेकर के या फिर महिलाओं की आजादी, ये सारे जो है वो कॉमन सिविल कोड के नहीं अप्लाई होने के कारण होते हैं। और कॉमन सिविल कोड के नहीं लागू होने से एक और भी बात आता है कि न्यायालय के ऊपर, ठीक है, न्यायालय के ऊपर इतनी अधिक मात्रा में केस का बोझ है, ठीक है, केस का बोझ इतनी ज्यादा है उसके ऊपर कि वो कार्रवाई नहीं कर सकता है। मीन्स कि अगर 1 साल तक लगातार कार्रवाई किया जाएगा, 1 साल तक लगातार कार्रवाई किया जाएगा, फिर भी ये कार्रवाई खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है, सुनवाई अगर इसके ऊपर किया जाएगा फिर भी ये सुनवाई खत्म नहीं होगा। इतना ज्यादा केस है केवल कॉमन सिविल कोड के नहीं होने के कारण। और इसके लिए एक स्पेसिफिक आपके जो पर्सनल जो जानते होंगे, जो जज जानते होंगे
मुस्लिम लॉ को, वही यहाँ पर अपॉइंट होंगे, तभी इसका जजमेंट होगा। इस कारण से बहुत सारे केस रुक भी जाते हैं कोर्ट में। तो ये सारे रीजन है जो कॉमन सिविल कोड के लागू होने का डिमांड करता है, ये सारे रीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी 70 साल तक, अप्रोक्सीमेट 70 साल मान लीजिए आप, कॉमन सिविल कोड नहीं लागू हुआ, जिसमें पार्टियों, राजनीतिक पार्टियां जो है इसकी भी बहुत ज्यादा हाथ है। राजनीतिक पार्टियां इसका सहारा इसलिए लेती है क्योंकि अगर अभी बीजेपी इसमें है, ठीक है, तो बीजेपी ये सोचती है कि हम कॉमन सिविल कोड लाते हैं तो हमें को हिंदू का वोट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कांग्रेस आती है, ठीक है, कांग्रेस अगर आती है और वो बोलती है कि अगर हम कॉमन सिविल कोड को अप्लाई नहीं होने देंगे तो हमें मुस्लिम का वोट मिल जाएगा। तो ये सारे जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं से कॉमन सिविल कोड को लागू करने में अपना बहुत नहीं लागू करने में अपना अहम भूमिका निभा रहा है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी पार्टियां अपने तौर तरीके से ही करती है, सारे पार्टियों के अपने फायदे होते हैं व्यक्तिगत, उसी के हिसाब से वो काम करती है, चाहे वो हिंदू का सपोर्ट करे या मुस्लिम का सपोर्ट करे, लेकिन इस तरीके से सपोर्ट नहीं करे कि एक दूसरे में ध्रुवीकरण की राजनीति होना स्टार्ट हो जाए। और एट प्रेजेंट में जो हमारे नेता लोग हैं वो यही करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के में अनेकता में एकता दिखाई देता है। ठीक है, तो इस कारण से भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं जो किसी मजहब के ऊपर ठेस पहुंचाएगा। लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो सारे लोगों को फायदा होगा, लेकिन ऐसे कानून को लागू करने से अगर ध्रुवीकरण की राजनीति होती है तो फिर ये कहीं ना कहीं से सारे लोगों के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कंक्लूजन के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान में जो है कॉमन सिविल कोड की हमको आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये जुडिशियरी से लेकर के और एक आदमी के राइट टू रिलीजन से लेकर के, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 21 तक को कवर करेगा। ये आर्टिकल 21 तक को और स्ट्रॉन्ग करेगा ये। ठीक है, तो इसलिए आज हमें कॉमन सिविल कोड की जरूरत है, क्योंकि कॉमन सिविल कोड नहीं होने के कारण लैंगिक असमानता भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लैंगिक असमानता कैसे बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम में, ठीक है, मुस्लिम में मर्द और औरतों के बीच में आज भी डिफरेंस किया जाता है, तो लैंगिक असमानता बढ़ता है यहाँ पर। और महिलाओं की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाती है। ट्रिपल तलाक के खत्म होने के बाद भी आज भी महिलाओं के ऊपर शोषण होता है। आज भी उन्हें बिना हिजाब के बाहर निकलने पे बहुत सारे तकलीफें झेलना पड़ता है। आज भी वो मस्जिद में नहीं जाती है। ये सारी बातें हैं। इसके साथ ही हिंदू में भी ऐसे होते हैं कि कुछ मंदिरें ऐसी है जहाँ पे हिंदू महिलाएं नहीं जा सकती है। तो ये सारे जब होंगे, कॉमन सिविल कोड जब अप्लाई होंगे तो ये सारे चीज खत्म होंगे। ये जो बाउंड्रीज है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो लैंगिक असमानता के साथ साथ महिलाओं की स्थिति भी बढ़ेगी, जिससे हम ऐसे बोल सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण भी होगा। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये चीज क्लियर है। तो अगर हम बोले हमको एट प्रेजेंट में जो कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, उसकी इंस्टेंट जरूरी है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टेंट जो कॉमन सिविल कोड है वो समय का मांग है। ठीक है, ये समय का मांग है, अभी समय का मांग है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉमन सिविल कोड अभी समय का मांग है। इसके पीछे जो भी रीजंस थे वो सारे मैंने, मिनिमम जो रीजन है वो सारे को मैंने कवर कर दिया। ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें आज हम लोग कॉमन सिविल कोड को क्लियर किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पूरे यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी में CAPF के लिए कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। तो आप अपने तरफ से थोड़ा सा हेल्प कीजिए, बाकी आप अपना काम करते जाएं, हम अपना काम आपसे ज्यादा करते जाएंगे। जितना हो सकेगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगा। और वैसे एस्पिरेंट के लिए ये जरूर नोटिफिकेशन है जो हमसे अनअकैडमी से जुड़े हैं, वहां पर मेरे साथ थाउजेंड्स में फॉलोअर्स जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे आप आकर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत दुख की बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वही टीचर है जो आपको वहाँ पे पेड कोर्स में कंटेंट अवेलेबल करवाता है। ये अभी आपको यहाँ पे फ्री में कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं आपके लिए कौन अच्छा है और कहाँ से आप अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।